वेलकम दोस्तों। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे लैरिंग्स। लैरिंग्स एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बट फिर भी हम इसे मोस्टली स्किप कर देते हैं क्योंकि ये थोड़ा टफ टॉपिक है। तो आज हम इसमें से जो मेन मेन कंटेंट है, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, वो सब करेंगे और इजीली हो जाएगा। इस नोट्स की लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हो सके तो बुक छोड़ के आप ये नोट्स ही पढ़ लीजिए। अगर ये एलएक्यू आया या कार्टिलेजिस पे जो भी क्वेश्चन आया, आप इसमें से लिख सकेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले इससे बेसिक देखेंगे कि लैरिंग्स होता क्या है। इट इज द ऑर्गन फॉर प्रोडक्शन ऑफ वॉइस। ठीक है। और इट एक्ट्स एज अ स्पिंक्टर एट द इनलेट ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी पैसेज। लोअर रेस्पिरेटरी पैसेज का जो इनलेट होता है, वहाँ पे एज ए स्पिंक्टर काम करता है ये। ठीक है। सिचुएशन लाइज इन एंटीरियर मिड लाइन ऑफ द नेक फ्रॉम टंग टू ट्रेकिया। टंग से लेके तो ट्रेकिया तक एक्सटेंड करता है। और इन मेल्स इट इज ऑफ 44 mm, एक्सटेंडिंग फ्रॉम C3 to C6। चिल्ड्रन ऑफ फीमेल में C1 से C4 रहता है, मतलब थोड़ा ऊपर साइड रहता है। और छोटा भी रहता है, 36 mm रहता है ये। ठीक है। अब उसमें कार्टिलेजेस, लैरिंग्स में कार्टिलेज टोटल 9 होते हैं, जिसमें से 3 आपके अनपेयर्ड होते हैं और 3 पेयर्स में रहते हैं 6। ठीक है। तो जो अनपेयर्ड है वो है एक थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज, एक एपिग्लॉटिस। पेयर्ड में आता है एरेटिनॉइड, यूनिफॉर्म, कॉर्निक्यूलिड। ठीक है। तो ये आपका एक BAQ क्वेश्चन भी है कि एन्यूमरेट करो, या फिर सीधा कार्टिलेज पे SAQ, या हो सके तो LAQ भी आ सकता है। ठीक है। तो हम ये कार्टिलेज देखिएगा, अभी डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे थायराइड कैटेगरीज। तो ये जो आपने थायराइड जब हमने पढ़ा था, थायराइड में भी हमने देखा था कि ग्लैंड के पीछे थायराइड कार्टिलेज। ठीक है। तो ये वही कार्टिलेज है, आप देख रहे हैं, ये पूरा थायराइड कार्टिलेज है, इंटीरियर में, पोस्टीरियर में उसका। ठीक है। इट इज वी शेप्ड इन क्रॉस सेक्शन एंड कंसिस्ट ऑफ राइट एंड लेफ्ट लेमिना। ये साइड व्यू है इसका, ये वाला। तो ये देखिए, ये एक लेमिना है, ऐसे उसके उस तरफ दूसरा आएगा, दूसरा लेमिना। ये दोनों हैं राइट लेमिना और लेफ्ट लेमिना। और ईच लेमिना इज क्वाड्रिलेटरल, रफली क्वाड्रिलेटरल आता है ये। ठीक है। और इसके जो पोस्टीरियर बॉर्डर्स है, पोस्टीरियर बॉर्डर्स आर अपार्ट, बट एंटीरियर बॉर्डर्स मीट एट मिड लाइन एट एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड 120 डिग्री। आपको बताता हूँ कैसे। आ, ये ये उसका एंटीरियर बॉर्डर है यहाँ पे, ये पोस्टीरियर है। पोस्टीरियर बॉर्डर के बारे में इसने बताया, देखिए पोस्टीरियर बॉर्डर डू नॉट मीट, दोनों अलग अलग है। पोस्टीरियर बॉर्डर एक दूसरे से दूर है। ठीक है। और एंटीरियर बॉर्डर सामने आके मिलते हैं, एक एंगल बनाते हैं ऑब्लिक। ये देखिए, ये स्ट्रेट है, ये दोनों आ रहे हैं ऐसे। तो जो मेल में है वो दोनों ऐसे आते हैं, वो एंगल 90 डिग्री बनाते हैं। ये राइट और लेफ्ट लेमिना जहाँ बीच में मिलते हैं यहाँ पे। बट फीमेल में वो 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है। तो ये बताया उसने। दूसरा उसने बताया, जो एंटीरियर बॉर्डर की लोअर पार्ट है, अ, दोनों साइड का आपके फ्यूज होके बनता है लैरिंजियल प्रोमिनेंस। ठीक है। ये वाला पार्ट, ये एंटीरियर बॉर्डर आ रही है, उसका लोअर बॉडी है, ये बनता है लैरिंजियल प्रोमिनेंस। बट जो अपर पार्ट है, ये वाला पार्ट, दो फ्यूज होते हैं, ये देखिए, ये एंटीरियर बॉर्डर का अपर पार्ट। दोनों दूर है, आपस में फ्यूज नहीं होते, मिलते नहीं है। ठीक है। तो जो ये नॉच बन रहा है बीच में, गड्ढा जैसा बन रहा है, इसको बोलते हैं थायराइड नॉच। ठीक है। एंड द पोस्टीरियर बॉर्डर डू नॉट मीट एंड आर अपार्ट। पोस्टीरियर बॉर्डर बिल्कुल मिलते नहीं है, एक दूसरे से दूर रहते हैं। और एंटीरियर बॉर्डर के बारे में हमने क्या बोला, जो नीचे पार्ट रहता है वो रहता है लेरेंजियल प्रोमिनेंस, बट ऊपर आता है जो नॉच बनता है वो रहता है थायराइड नॉच। ठीक है। अब दे आर प्रोलॉन्ग अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। ठीक है। इसका प्रोलॉन्गेशन होता है दोनों तरफ। तो जो ऊपर जाता है उसको बोलते हैं सुपीरियर, उसको बोलते हैं सुपीरियर हॉर्न या सुपीरियर कॉर्नुआ। सिमिलरली नीचे वाले को बोलते हैं इंफीरियर। ठीक है। सुपीरियर वाला ऊपर जाके हायोइड बोन से अटैच होता है थ्रू दिस लिगामेंट विच इज नोन एज थायरोहायोइड लिगामेंट। अब हायोइड बोन से अटैच हो रहा है थायरॉइड कार्टिलेज, तो वही नाम रहेगा थायरोहायोइड लिगामेंट। और जो इंफीरियर वाला है वो नीचे आके क्रिकोइड कार्टिलेज, जो हमारा नेक्स्ट कार्टिलेज है, उससे अटैच होता है थ्रू क्रिको थायरॉइड जॉइंट। कार्टिलेज लिगामेंट नहीं, जॉइंट बनाता है। ठीक है। जब आप देख रहे हैं, ये सुपीरियर हॉर्न है, ये वाला, ये आपका इंफीरियर हॉर्न है। इंफीरियर हॉर्न नीचे क्रिकोइड कार्टिलेज से यहाँ पे जॉइंट बना रहे हैं। और जो सुपीरियर वाला है वो हायोइड बोन से लिगामेंट के थ्रू अटैच होता है। ठीक है। इन मीडियन प्लेन थायरॉइड कार्टिलेज इज कनेक्टेड विद क्रिकोइड, इसको बोलते हैं कोनस इलास्टिकस। डायग्राम में देखिए,
ये थायराइड है, ये नीचे क्रिकॉइड है। मीडियन प्लेन में ये दोनों जहाँ अटैच हो रहे हैं उसको बोलते हैं कोनस इलास्टिकस, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये है। और इसके अटैचमेंट्स देखेंगे, ऑब्लिक लाइन पे इसके अटैचमेंट्स हैं थायरोहाइड, स्टर्नोथायरॉइड और थायरोफेरेंजियस पार्ट ऑफ इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। 3 मसल अटैच होती है। अब डायग्राम में देखिए, ये वाली ऑब्लिक लाइन मतलब ये वाली ऑब्लिक लाइन पे एक आती है थायरोहाइड मसल, स्टर्नोथायरॉइड मसल और थायरोफेरेंजियस। ये 3 मसल्स आके इसके अटैच होती है। ठीक है, अटैचमेंट में आप ये 3 मसल लिखिए, इसका कोनस इलास्टिकर, थायराइड नॉच और लैरिंजियल प्रोमिनेंस, ये सब एक्सप्लेन कीजिए, इतना सफिशिएंट है इसमें। दूसरा हम देखेंगे क्रिकेट कार्टिलेज। क्रिकेट कार्टिलेज एक रिंग शेप होता है और कंप्लीट होता है। इसका ऐसा नहीं है कि पोस्टीरियर में आप दोनों नहीं मिलते, एक रिंग रहती है, ये आप देख रहे हैं, रिंग जस्ट इसके जस्ट नीचे रहती है, एक रिंग रहती है, पूरे को कवर करती है। ठीक है, इसका ऐसा रहता है, इंसर्कल लैरिंग्स एंड फॉर्म्स फाउंडेशन स्टोन ऑफ लैरिंग्स। ठीक है, ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ लैरिंग्स इज फॉर्म बाय इट इज क्रिकॉइड कार्टिलेज। ठीक है, और इट इज थिकर एंड स्ट्रॉन्गर देन थायराइड। और जो इसके 2 पार्ट्स होते हैं, जो नैरो एंटीरियर पार्ट होता है उसको बोलते हैं आर्च, और पोस्टीरियर पार्ट को बोलते हैं लेमिना। ये देखिए नीचे डायग्राम, ये साइड व्यू से, साइड व्यू में ये ऊपर आपका आता है ये थायराइड कार्टिलेज, नीचे आपका आता है उसके नीचे जस्ट क्रिकॉइड। क्रिकॉइड का जो एंटीरियर पार्ट है ये होती है आपकी आर्च, और ये पीछे वाला पार्ट ये है इसकी लेमिना। ठीक है, अब ये देखिए लेमिना जो है, लेमिना ऊपर हेरेटिनॉइड कार्टिलेज से आर्टिकुलेट होता है। तो ठीक है, लेमिना आर्टिकुलेट विद द हेरेटिनॉइड कार्टिलेज और inferior cornua of thyroid articulate at the junction of arch and lamina। ये इसने बताया उसने, ये थायराइड की जो इंफीरियर हॉर्न है ये वाली, ये आके आर्च और लेमिना के जंक्शन पे क्रिकॉइड से आर्टिकुलेट करती है। मतलब जहाँ पे आर्च और लेमिना मिल रहे हैं वहाँ पे जस्ट आपका इंफीरियर हॉर्न आ जाता है थायराइड का। ठीक है, इसके अब अटैचमेंट्स के बारे में बात करेंगे, तो इसके अटैचमेंट में एंटीरियर पार्ट ऑफ आर्च पे आती है क्रिकोथायरॉइड, लेटरल पे आता है लेटरल क्रिकोएरेटिनॉइड, और लेमिना पे आती है पोस्टीरियर क्रिकोएरेटिनॉइड। ये 3 मसल्स आखिर क्रिकोइड पे अटैच होती हैं। ठीक है, पोस्टीरियर क्रिकोएरेटिनॉइड इज ऑल्सो नोन एज सेफ्टी मसल। ठीक है, तो एंटीरियर पार्ट ऑफ आर्च, आर्च मतलब ये, यहाँ पे एंटीरियर पार्ट में क्या रहेगा, क्रिकोथायरॉइड। इसकी आर्च में और एंटेरोलेटरल साइड में कौन सी रहेगी, लेटरल क्रिकोएरेटिनॉइड, और लेमिना पे रहती है पोस्टीरियर क्रिकोएरेटिनॉइड विच इज ऑल्सो नोन एज सेफ्टी मसल। तीसरा हम देखेंगे एपिग्लॉटिस। तो ये आप देखिए, ये पोस्टीरियर व्यू है पूरा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये दोनों हॉर्न पोस्टीरियर साइड पे बॉर्डर कभी मिलती नहीं है, ये पूछते हैं दोनों के बीच में 31 स्पेस है। ठीक है, ये आपका थायराइड है, ये क्रिकॉइड है। ऊपर यहाँ पे रहता है एपिग्लॉटिस, डी शेप रहता है, दिख रहा है आपको, प्लेस्ड ऑन एंटीरियर वॉल ऑन अपर पार्ट ऑफ लेरिंग्स, लेरिंग्स के अपर पार्ट में एंटीरियर वॉल में रहता है ये। ठीक है, इसका अपर एंड ब्रॉड ऑफ फ्री रहता है, और हाइड बोन के बिहाइंड रहता है, और टंग के बिहाइंड रहता है अपर पार्ट। लोअर एंड जो रहता है, इट इज अटैच्ड टू द अपर एंड ऑफ एंगल बिटवीन 2 लेमिना ऑफ थायराइड। 2 लेमिना ये थायराइड के हैं, इन दोनों के बीच में जो जगह रहती है वहाँ पे आके एपिग्लॉटिस का लोअर पार्ट अटैच होता है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है, ये आपको डायग्राम में दिख भी रहा है। अब इसके अटैचमेंट्स में एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड्स आगे अटैच होते हैं एपिग्लॉटिस के। एंटीरियर सरफेस पे टंग से रिलेटेड होता है, तो ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड से रिलेटेड होता है। हाइड बोन से हायो एपिग्लॉटिक फोल्ड, इन दोनों से। सिमिलरली थायराइड और एपिग्लॉटिस के बीच में रहेगा थायरो एपिग्लॉटिक मसल। ठीक है, जो नाम है उन दोनों के बीच में ही रहता है वो चीज़। मतलब हायो एपिग्लॉटिक लिगामेंट है, तो हायो मतलब आपका हायोइड बोन, एपिग्लॉटिक मतलब एपिग्लॉटिक, इन दोनों के बीच में जो लिगामेंट है इट इज हायो एपिग्लॉटिक लिगामेंट। ठीक है, 3 इसके अटैचमेंट्स है। अब हम देखेंगे एरेटिनॉइड कार्टिलेज। ये एक पेयर्ड कार्टिलेज है, मैंने आपको बताया था 3 अनपेयर्ड है, वो तीनों हमने देख लिए। अब आता है एक पेयर्ड कार्टिलेज, दैट इज एरेटिनॉइड। एक पिरामिड शेप आर्टिक कार्टिलेज है, अपर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज पर रहता है। ये आप डायग्राम देखिए नीचे, ये आपका एक क्रिकॉइड कार्टिलेज है बड़ा। क्रिकॉइड के ऊपर ये छोटा सा जो है ये आपका एरेटिनॉइड है, पिरामिड शेप्ड है, और अपर बॉर्डर पे है इसके। ठीक है, इसका अपेक्स इज रिलेटेड टू कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। इसका अपेक्स है, अपेक्स इज रिलेटेड टू ये आर्टिकल, ये कार्टिलेज कॉर्निकुलेट, और इसका बेस इज रिलेटेड टू क्रिकॉइड। ठीक है, बेस भी रहता है 2 टाइप्स में। एक एंटीरियर जो रहता है वो बनता है आपका वोकल प्रोसेस,
ठीक है। और जो पोस्टीरियर वाला बनता है मस्कुलर प्रोसेस। तो बेस है, जो बेस इज प्रोलॉन्ग टू फॉर्म एंटीरियरली वोकल प्रोसेस एंड पोस्टीरियरली फॉर्म्स मस्कुलर प्रोसेस। ठीक है। अब जो वोकल प्रोसेस है उस पर अटैचमेंट रहेगी वोकल फोल्ड्स और वोकैलिस मसल की। वोकल पे वोकल फोल्ड रहेगा और वोकैलिस मसल रहेगा। वोकल फोल्ड्स के ऊपर, वोकल प्रोसेस के ऊपर रहता है वेस्टिबुलर फोल्ड। और मस्कुलर प्रोसेस है, वहाँ आती है आपकी पोस्टीरियर क्रिकोएरेटिनॉइड मसल और लेटरल क्रिकोएरेटिनॉइड मसल। ये दो मसल आती है मस्कुलर प्रोसेस पे अटैचमेंट की। और जो पोस्टीरियर सरफेस है वहाँ आती है ट्रांसवर्स एरेटिनॉइड। ठीक है। ये मसल्स को नाम आपको याद करने पड़ेंगे, पर थोड़ा बहुत सिंपल है। जैसे आप वोकल प्रोसेस पे आप आएगा, वो आएगा वोकल फोल्ड्स, वोकैलिस मसल। वोकल प्रोसेस के ऊपर आएगा वेस्टिबुलर फोल्ड। मस्कुलर प्रोसेस है एक पीछे, मस्कुलर पे आता है पोस्टीरियर क्रिकोएरेटिनॉइड और लेटरल क्रिकोएरेटिनॉइड। पोस्टीरियर सरफेस एकदम पीछे आता है ट्रांसवर्स एरेटिनॉइड। ठीक है। बाकी ये जो कार्टिलेज हैं जैसे कॉर्निकुलेट और यूनिफॉर्म, उसमें ज़्यादा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, बस नाम याद कर लीजिए। कॉर्निकुलेट इट इज ऑल्सो नोन एज सेंटोर्नी कार्टिलेज और पेयर्ड है और आर्टिकुलेट विद द अपेक्स ऑफ एरेटिनॉइड कार्टिलेज। ये डायग्राम में आपको देख रहा है, एक दूसरे के ऊपर ही है ये। तो इट यूनिफॉर्म जो है इट आर्टिकुलेट्स विद कॉर्निकुलेट। ठीक है। और वो यूनिफॉर्म इट इज बर्ग कार्टिलेज, रॉड शेप रहता है वेंट्रल टू कॉर्निकुलेट। अभी आपको डायग्राम में दिखाया मैंने, दोनों आपस में आर्टिकुलेट हुए रहते हैं। ठीक है। अब इसकी हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी में आप ये याद रखिए कि जो थायरॉइड कार्टिलेज है, क्रिकोइड कार्टिलेज है और एरेटिनॉइड कार्टिलेज का बेसल पार्ट है, ये तीनों हाइलिन कार्टिलेज होते हैं। ठीक है। हाइलिन कार्टिलेज इसका मतलब दे ऑसिफाई एट द एज ऑफ, आफ्टर द एज ऑफ 25 ईयर्स। ठीक है। थायरॉइड, क्रिकोइड और बेसल पार्ट ऑफ एरेटिनॉइड। बाकी सारे जो कार्टिलेजेस है दे आर इलास्टिक वन, दे डू नॉट ऑसिफाई। तो आपको पूछा जाए कि हाइलिन या इलास्टिक, तो आप कार्टिलेज भाई अलग अलग बता सकते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे इसका ब्लड सप्लाई। तो जो वोकल फोल्ड्स है मसल, वोकल फोल्ड्स तक जो भी वो मसल्स आती हैं इसके ऊपर, उसको सप्लाई करता है सुपीरियर लैरिंजियल आर्टरी और सुपीरियर लैरिंजियल वेन, सुपीरियर। उसके नीचे वाले को इंफीरियर। सिंपल। अब हम देखेंगे इंट्रिंसिक मसल। इंट्रिंसिक मसल्स में ये सारे नाम हैं, आपको भले ही सारे याद ना हो, आप मैक्स टू मैक्स 6 याद कर लीजिए, सफिशिएंट है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्रिकोथायरॉइड। क्रिको एरेटिनॉइड के दो, पोस्टीरियर एंड लेटरल, और एरेटिनॉइड के दो, ट्रांसवर्स ऑब्लिक। एक आप याद रख लीजिए नीचे वोकैलिस। ठीक है। आपने इतने भी याद कर लिए तो बहुत सफिशिएंट है, पूरे याद कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर आपको नहीं हो रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप मिनिमम 6 नाम याद रखिए। BAQ में भी आपको पूछेंगे तो 4 ही पूछेंगे, बट अगर ये फॉर एग्जाम्पल NAQ SAQ में आ गया तो आपको 6 नाम तो लिखने ही चाहिए। ठीक है। तो उसमें आएगा क्रिकोथायरॉइड, पोस्टीरियर क्रिकोएरेटिनॉइड, लेटरल क्रिकोएरेटिनॉइड, ट्रांसवर्स एरेटिनॉइड, ऑब्लिक एरेटिनॉइड और वोकैलिस। ठीक है। अब नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई में मोटर आता है, सेंसरी आते हैं। तो सारी जो इंट्रिंसिक मसल्स है ये, उनको रिकरेंट लैरिंजियल नर्व सप्लाई करती है एक्सेप्ट क्रिकोथायरॉइड। ठीक है। क्रिकोथायरॉइड को सप्लाई करेगी एक्सटर्नल लैरिंजियल। ठीक है। रिकरेंट लैरिंजियल नर्व सप्लाइज ऑल द इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ लैरिंग एक्सेप्ट क्रिकोथायरॉइड विच इज सप्लाइड बाय एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व। और जो सेंसरी है, इंटरनल लैरिंजियल नर्व सप्लाई करेंगी वोकल फोल्ड तक, उसके नीचे आएगा रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। हाँ, एक और क्वेश्चन आता है, इन्यूमरेट द एक्सटेंसिक मसल्स ऑफ लैरिंग्स। तो एक्सटेंसिक मसल्स में आपको याद रखिए, आपको ये डायग्राम की जो मसल्स थी, ये पैलेटोफेरेंजियस, सर्पिंजोफेरेंजियस, स्टाइलोफेरेंजियस, ये 3 एक्सटेंसिक मसल्स ऑफ लैरिंग्स है। ठीक है। तो अभी याद रखिए, ये 3 आती है आपकी एक्सटेंसिक मसल्स में। ये बुक में कहीं वर्ड नाम नहीं दिया हुआ है कि एक्सटेंसिक मसल्स ये हैं, पर ये 3 इसके एक्सटेंसिक मसल्स हैं। इसमें इसका नर्व सप्लाई हो गया। हम देखेंगे इसका अप्लाइड एनाटॉमी। अप्लाइड एनाटॉमी में सबसे पहले आता है कफिंग रिफ्लेक्स। कफिंग रिफ्लेक्स में क्या होता है, जब भी कोई ऐसे खाते टाइम या कोई जैसे फॉरेन ऑब्जेक्ट आपके विंड पाइप में चला जाता है, तो वो लैरिंग्स के वजह से वो कफिंग रिफ्लेक्स होता है, जो जिस वजह से वो सारा जो भी फॉरेन ऑब्जेक्ट है वो बाहर निकली विंड पाइप से, वो होता है कफिंग रिफ्लेक्स। एक होता है दूसरा, जब आपको लैरिंग्स एग्जामिनेशन करना है, डॉक्टर आपका लैरिंग्स एग्जामिनेशन जब करता है तो एक डिवाइस से करता है, लैरिंगोस्कोप, डायरेक्ट मेथड से। अगर डायरेक्ट मेथड से करना है तो लैरिंगोस्कोप। इनडायरेक्ट मेथड के लिए आता है लैरिंग्स मिरर। ठीक है। ये 2 चीज़ें होती हैं। तीसरा हम देखेंगे मीडियास्टिनल ट्यूमर। जब भी आपको पेशेंट को अगर मीडियास्टिनल ट्यूमर हुआ है तो वो लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व पर प्रेशर आता है।
लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल में प्रेशर आया, अल्टरेशन ऑफ वॉइस चेंज हो जाती है पेशेंट की। ठीक है, इससे आप एग्जामिन कर सकते हैं कि मीडियस्टल ट्यूमर हो सकता है। दूसरा, अगर अ, दोनों दोनों साइड की रिकरेंट लैरिंजियल नर्व डिस्टर्ब हो रही है, तो उससे जो वोकल कॉर्ड है, इट लाइज इन द कैडेवरिक पोजीशन। उस वजह से क्या होता है, फोनेशन लॉस्ट हो जाता है और डीप ब्रीदिंग बिकम्स डिफिकल्ट। आप ये देखिए, ये नॉर्मल में इंस्पिरेशन में आपका ऐसा होता है, और फोनेशन पे दोनों आके मिल जाते हैं। बट जब पैरालाइज हो जाते हैं आपके ये वोकल कॉर्ड दोनों साइड की, जैसे इसमें सिर्फ लेफ्ट साइड दिखा है, तो कैडेवरिक पोजीशन आ जाती है, मतलब बीच में आ जाती है और स्ट्रेट नहीं रहते। ठीक है, ये ना बाहर है ना अंदर है, बीच में आ जाता है, इसको बोलते हैं कैडेवरिक पोजीशन। तो इसमें ये होता है जब फाउंडेशन लॉस्ट हो जाता है और डीप ब्रीदिंग भी डिफिकल्ट होती है। तो ये 4 पॉइंट हमें इसके अप्लाइड में पढ़ने हैं। और जो बाकी मैंने आपको बताया था डायग्राम्स और कार्टिलेजेस के नाम और कार्टिलेज के बारे में थोड़ी डिटेल को करनी हो सके तो एनएक्यू आ जाएगा, और नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है, पर आया तो आप प्रिपेयर रहिए। ठीक है, और ये नोट्स में तो अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।